हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी, जो आपके सीटेट के लिए वेरी यूजफुल रहेगी। और आप कोई भी स्टेट की टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी स्टेट की टेट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ और जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और जिनके आने की उम्मीद है, इस तरीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी को इसके थ्रू हेल्प हो सके, सभी का फ़ायदा हो सके, लाभ हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन होता है तो सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? उच्च अपसारी होता है या फिर अभिसारी होता है, मूल्यांकन होता है या भाषा विकास होता है? तो सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है, कैसा चिंतन होता है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपके चिंतन से रिलेटेड, भाषा और चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे भाषा और चिंतन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सृजनात्मक चिंतन होगा वो हमेशा अपसारी होगा। ध्यान रखेंगे आप, हमेशा क्या होगा, अपसारी होगा। और इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, जो आपको ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, अभिसारी चिंतन में जैसे कि ये बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स के बाहर से आप जितने भी तरीके से सोचेंगे और आपको एक पॉइंट पर आकर रुकना है। यानी कि सभी दिशाओं से आने के बाद एक पॉइंट पर आकर अगर आप रुक जाते हैं तो होगा आपका अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक चिंतन, इसमें मौलिकता होती है और इसमें क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स की बात होती है। एक पॉइंट से आप अनेकों दिशाओं में सोच सकते हैं, अनेकों तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं, तब आपका अपसारी चिंतन होगा, यानी कि सृजनात्मक चिंतन होगा। जैसे आप कोई नई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप अनेक तरीके से सोच सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका अपसारी चिंतन हो गया। जैसे आपको मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया और आपने कितने भी तरीकों से, कितने भी पॉइंट से उसको करते हैं, लेकिन आपका आंसर एक ही आएगा उस क्वेश्चन का। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स से आने के बाद में एक ही बिंदु पर आकर टिक जाएं, एक ही बिंदु पर आकर आपका सॉल्यूशन आए, तो अभिसारी चिंतन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको अपसारी और अभिसारी दोनों बताए। आउट ऑफ द बॉक्स होगा अपसारी, यानी कि एक बॉक्स के बाहर आप अनेक तरीके से सोच सकें, तो अपसारी चिंतन। और बहुत बिंदुओं से आने के बाद एक ही बिंदु पर आकर रुक जाए तो आपका अभिसारी चिंतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। सृजनात्मक चिंतन होता है अपसारी चिंतन, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को और 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन भी आ चुका है आपके लिए कि मान लीजिए आपके पास में 5 आम है, आपने 2 आम अपने भाई को दे दिए या मित्र को दे दिए और 1 आम अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि 3 आम आपके पास से चले गए। तो 5 में से जब 3 आम आपके पास से चले गए तो आपके पास 2 आम बचे। अब आप इसे अनेकों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि बहुत सारी दिशाओं में से आप सोचने के बाद में और एक जगह पर आकर रुकते हैं, एक ही आंसर आता है। तो कैसा चिंतन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, ये किस तरीके के चिंतन का विकास करेगा? तो ये अभिसारी चिंतन का विकास करेगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अगर बच्चों से कहते हैं कि मान लो अगर पूरी तरह वर्षा संसार में रुक जाए, बारिश ही ना हो कभी पृथ्वी पर, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? तो बच्चों को किस तरीके की थॉट प्रोसेस लगानी होगी, ये आंसर आपको बताना है। अभिसारी, सृजनात्मक, समस्या समाधान या सामान्य चिंतन? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सृजनात्मक चिंतन। और सृजनात्मक चिंतन को ही अपसारी चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये सोचेगा कि अगर पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वो बहुत तरीकों से सोचेगा, बहुत बिंदुओं से, और अनेक तरीके से उसका आंसर भी दे सकता है। कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। तो कैसा चिंतन होगा, सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्रिएटिव थॉट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो डैश कहलाता है। तो वाक्य की वह सार्थक जिसका कोई अर्थ भी होगा और लघुत्तम इकाई होगी, ठीक है, जिसमें एक से अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रूपिम। ठीक है, वाक्य की लघुत्तम इकाई की बात आएगी तो आपको रूपिम लगाना है, और वाक्य की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात आएगी तो आपको स्वनिम लगाना है। इन दो बातों का ध्यान रखना है, लघुत्तम होगी तो रूपिम और सबसे छोटी होगी तो स्वनिम। नेक्स्ट, कई पदों के योग से बने डैश पदबंध कहलाते हैं। जब कई पदों के योग से यानी कि कई पद मिलकर एक शब्द बनाते हैं या उसको क्या कहते हैं, तो उस पदबंध को क्या कहेंगे? अनेक पदों के बंधन को क्या कहेंगे? उसको वाक्यांश कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। कई पदों के योग से बने पदबंध को वाक्यांश कहेंगे। नेक्स्ट, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो कहलाता है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहते हैं हम, और शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे वाक्य। यानी कि जैसे राम आम खाता है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम आम खाता है या राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अर्थ भी प्रकट हो रहा है, अपेक्षित अर्थ भी प्रकट हो रहा है, तो क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। ऐसे नहीं होगा कि आम खाता है राम, तो ये एक व्यवस्थित समूह नहीं होगा, है ना, और इसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलना चाहिए, तब होगा वाक्य। यानी कि शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, कोई विशेष अर्थ हो, कोई अर्थ निकल के आए, तब क्या होगा? वहाँ पर वाक्य होगा। नेक्स्ट, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई वाक्य है। तो कैसा वाक्य है ये? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस या तो अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही होते हैं या वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस लागू नहीं होंगी। अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है ये, क्योंकि दौड़ते हुए जा रहा था राम का भाई, तो ये एक वाक्य सिस्टम से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला भी कट जाएगा। तो अब आपको इन दोनों में से सही आंसर लगाना है, सही टिक करना है, क्या होगा? तो देखिए, दौड़ते हुए जा रहा था राम का भाई, इसका अर्थ तो समझ में आ रहा है कि राम, इसका अर्थ ये है कि राम का कोई भाई है और वह दौड़ते हुए जा रहा है। तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तो सही है लेकिन वाक्य विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। वाक्य विज्ञान की दृष्टि से कैसे होता? राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। नेक्स्ट, वह नित्य गाने की कसरत करता है वाक्य। अब ये कैसा है? वाक्य विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान दोनों से सही है और अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान दोनों से गलत है। तो ये दोनों ऑप्शंस फिर से कट जाएंगे और आपको आंसर लगाना है इन दोनों में से। तो वह नित्य गाने की कसरत करता है, कैसा वाक्य है? अब ये वाक्य विज्ञान की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, नित्य क्या गाने की? कोई यहाँ पर ये समझ लेगा कि ये होता कि वह गाना गाने की कसरत करता है तो समझ में आता, लेकिन नित्य गाने की कसरत करता है, कोई ये समझ लेगा कि नित्य कोई चीज़ है जिसको गाने की वह कसरत करता है, तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा के वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन हैं, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही बोलकर बताएंगे, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात होने के लिए कहेंगे या ज्ञात करने के यानी कि फ्रेंड से पूछने के लिए कहेंगे, या फिर उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि वे अपने बच्चे को सही बोलना सिखाएं। तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर अभिभावक सारे काम कर लेंगे, तो शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है? ये गलत हो जाएगा। उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से पूछने के लिए कहेंगे, वही बात है, जब वो साथी से पूछ लेगा तो शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। व्याकरण के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा उसे
स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। अगर बच्चा कहीं पर भी मिस्टेक कर रहा है, आप अगर सही से बोलकर उसे बता देंगे तो उसे समझ आ जाएगा कि इसको सही तरीके से कैसे बोलना है, क्या सही इसका अर्थ है। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? कोई छात्र है आपकी क्लास में और दोषयुक्त है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे उसके बारे में? उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, वह कक्षा में किसी छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। क्योंकि अगर कोई छात्र है दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे ये पाएंगे कि उसका अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, ये कोई इस क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर नहीं हुआ। भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोष के कारण अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, ये गलत हो जाएगा। वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है, आप ऐसा भी नहीं सोच सकते। तो आप यही सोच पाएंगे कि उस छात्र को अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए वह दोषयुक्त है। नेक्स्ट, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? कोई बच्चा है, वह अगर चिंतन कर रहा है तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? तो समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की भावना, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। तो यहाँ पर ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में समस्या करने के लिए समस्या समाधान करना भी होना चाहिए, निर्णय लेने की भावना भी होनी चाहिए और वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करना, अनुकूलन करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? कोई बालक है और उसकी एज अगर बढ़ती जा रही तो उसके साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ेगी, क्या चीज़ भी बढ़ेगी? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की या जीववाद की? तो राइट आंसर लगाएंगे एज के अकॉर्डिंग रीजनिंग थॉट लगाने की प्रोसेसिंग भी बच्चे के अंदर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बालक परिपक्व होने लगता है वैसे वैसे उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी रीजनिंग प्रोसेस सभी में वृद्धि होती है। ये हमारे जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होने लगता है उसके अंदर खुद ही स्वतः ही बदलाव होने लगते हैं। एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा खुद करके सीख सकता है, स्वयं की गतिविधियों से सीखता है, खुद को स्वयं निर्देशित करता है बच्चा। नेक्स्ट, चिंतन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चिंतन के संबंध में दिए गए हैं ये कथन और इनके बारे में आपको विचार करना है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस केवल ए, केवल बी, केवल सी और ये सभी। तो आप देखिए चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ये सही है, वास्तविकता से ही होता है चिंतन का संबंध। चिंतन तर्क प्रधान होता है, जब आप चिंतन करेंगे तो आपका तर्क लगता है, तर्क प्रधान होता है। तो जब ए और बी सही है तो आपको उपरोक्त सभी लगाना ही पड़ेगा। बाकी चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि चिंतन को आप जरूरी नहीं है समस्या के टाइम पर ही करें, चिंतन आप अच्छे समय में भी अच्छा चिंतन भी कर सकते हैं। तो चिंतन के लिए समस्या का होना भी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का फर्स्ट चरण कौन सा है? प्राकल्पना का निर्माण, प्राकल्पना का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो फर्स्ट चरण होगा समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में समस्या के प्रति जागरूकता होना ही फर्स्ट लेवल आता है। नेक्स्ट, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक व्यवहार है। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, चिंतन क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन कैसे होता है? तो संज्ञान के थ्रू ही तो चिंतन होगा, इसलिए कैसी विधि हो जाएगी? संज्ञानात्मक। नेक्स्ट, सृजनात्मक रूप से डैश से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है? मुख्य रूप से मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी बहुविध चिंतन से। जल्दी से लगाएंगे और ये आपका आप गलत नहीं होना चाहिए।
जल्दी से इसको सही करेंगे। और सृजनात्मकता का दूसरा नाम मैंने आपको बताया अपसारी चिंतन, बहुविध चिंतन होता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट देखना है आपको, सबसे कम महत्वपूर्ण। तो चिंतन के लिए तर्कना वेरी इंपॉर्टेंट, समस्या का होना भी इम्पोर्टेंट और स्मृति का होना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सामान्यीकरण यानी कि सूत्रीकरण या सामान्यीकरण यहाँ पर सबसे कम इम्पोर्टेंट है चिंतन की प्रक्रिया में, थॉट प्रोसेस में। नेक्स्ट, चिंतन में डैश शामिल है, तो चिंतन में क्या क्या शामिल है? प्रतिमा, भाषा, कल्पना, प्रतिज्ञप्ति। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि चिंतन के लिए आपको जरूरी नहीं है कहीं पर भी कि प्रतिमा हो तभी आप चिंतन करेंगे। भाषा हो सकती है जरूरी, कल्पना है, प्रतिज्ञप्ति है, लेकिन प्रतिमा नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको प्रतिमा ऑप्शंस में दिख रहा है उसको आप गलत करते जाएं, तो ये फर्स्ट कट जाएगा। सेकंड में भी आपको प्रतिमा दिख रहा है, सेकंड भी कट जाएगा। थर्ड में आपको कहीं प्रतिमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो फोर्थ में प्रतिमा दिख रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चिंतन में कल्पना, भाषा, संकल्पना और प्रतिज्ञप्ति शामिल होती है। नेक्स्ट, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे की संकल्पना निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? संकल्पना संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित होती हैं। संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती हैं। संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। संकल्पनाएं वैयक्तिक नहीं होती। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संकल्पना निर्माण में संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती हैं। जो संकल्पना बच्चा अपने माइंड में सेट करता है वो क्या होती हैं? विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती हैं। संकल्पनाएं विकास से रिलेटेड होती हैं, संकल्पनाओं के थ्रू ही एक विकास की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो शिक्षार्थी जब आपसे आकर, आप मान लीजिए शिक्षक हैं और आपसे विद्यार्थी ने आकर कहा कि उसका दादा आया है, तो आप क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते? अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही नहीं बोल रहे हैं। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दें। आप क्या करेंगे इन चारों चीज़ों में से? जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर, और आप यही सोचकर आंसर लगाएं कि आप एक शिक्षक हैं, और तब आप सही आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो आदर्श होता है बच्चे के लिए। जो शिक्षक बोलते हैं बच्चा वही सीखता है, जो शिक्षक सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है, और जो शिक्षक करते हैं बच्चा वही सीखता है। यानी कि शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो वातावरण आप बच्चों को प्रदान करेंगे बच्चा वही सीखेगा। तो आप अगर बोलेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा खुद से ये चीज़ सीख जाएगा कि उसको ऐसे नहीं बोलना था उसका दादा आया है, उसको बोलना था उसके दादाजी आए हैं। आपको इन चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी या लघुत्तम इकाई होगी तो आपको रूपम लगाना है, लेकिन यहाँ सबसे छोटी इकाई की बात हुई है तो यहाँ पर आंख बंद करके स्वनिम लगा दीजिए। और इस तरीके के क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, सीटेट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह कौन सी विशेषता है? ऑप्शन हैं, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। समस्या मौलिक होती है। तो विशेष समस्या समाधान उपागम का चिन्ह क्या होगा? विशेष चिन्ह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो आपको जो समस्या दी जाएगी, समस्या कथन दिया जाएगा, कोई समस्या दी जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ संकेत, कुछ हिंट उसमें अंतर्निहित होती हैं और इस तरीके से आपको दी जाती हैं, तभी तो आप उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जब उनमें कुछ संकेत अंतर्निहित रूप से आपको दिए जाएं। जैसे इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोहलर ने प्रयोग किया था सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर। तो उन्होंने जब उसके सामने समस्या रखी थी कोहलर के सामने, तो पहले ही संकेत के रूप में
छड़ियों को रख दिया था, बॉक्स को रख दिया था, ताकि जो सुल्तान था, जो चिंपैंजी था, उन संकेतों के थ्रू उस समस्या का समाधान कर सके। इसलिए जो समस्या होती है उसमें संकेत अंतर्निहित रूप से आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में कौन से चरण आएंगे, सही क्रम में आपको लगाना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन से प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाएंगे। BDCA, CADB या CADB या फिर CDBA। तो देखिए CADB और CADB ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो इनमें से तो होने का चांस खत्म। अब आपको इन दोनों में देखना है क्या होगा। तो आप देख सकते हैं B यानी कि प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद D श्रेणीकरण, फिर C यानी कि पूर्व प्रकरण। ये सारी चीज़ें होने के बाद पूर्व प्रकरण नहीं आएगा, पूर्व प्रकरण पहले आता है सूचना प्रकरण सिद्धांत में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा पूर्व प्रकरण, सेकंड नंबर पर आएगा श्रेणीकरण, और फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन, और सबसे लास्ट में आएगा प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। पहले चयन होगा और तब क्रियान्वयन होगा, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। सीटेट 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और आपको ये ध्यान रखना है, शिक्षक डैश के अलावा, जहाँ अलावा की बात हो जाए वहाँ क्वेश्चन आपसे नेगेटिव कर रहा है कि किसी एक को छोड़कर शिक्षक सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी कि इसमें 3 बातें सही होंगी जिनको करते हुए समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है, लेकिन एक नहीं होगी। तो वो एक कौन सी नहीं होगी, ये बताना है। ऑप्शंस हैं, जब विद्यार्थी से कोई कार्य कराने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली समस्या उपलब्ध कराने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जब विद्यार्थी से कोई कार्य कराने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। यानी कि आपने बच्चे को कोई काम दिया करने के लिए, कोई क्वेश्चन दिया, कोई किसी भी तरीके का आपने काम दिया और उससे आपने पहले ही ये कर ली उपेक्षा, ये अपेक्षा की आपने कि ये परिपूर्णता से कार्य को करेगा, तो गलत होगा, क्योंकि बच्चा है, उसे अवसर देना आपके हक में है, उसके लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना और बाकी के उसकी जैसी योग्यता है, जैसी रुचियां हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो पहले से ही आप परिपूर्णता की अपेक्षा ना करें। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ये तीनों सही हैं। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराकर भी समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है। मुक्त खेल के लिए समय देकर भी समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराकर भी समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, था फा चा ध्वनियाँ हैं। तो था फा चा ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ हैं? इसका ऑप्शन आपके सामने है, स्वनिम, रूपिम, लेखिम और शब्दिम। राइट आंसर क्या होगा, खा, फा और चा कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वनिम ध्वनियाँ हैं, यानी कि ये वर्ण है। और कैसी ध्वनियाँ हो गई, फिर स्वनिम हो गई, सबसे छोटी ध्वनियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं क्वेश्चन, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये भी सीटेट 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, यानी कि कौन सा एक नहीं है, बाकी 3 सही होंगे और एक गलत आपको ढूंढना है। ऑप्शन है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, भाषा विकास के लिए भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ये सही होगा, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत चुनना है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, जो बच्चे ने प्रयोग किया उनका समर्थन करना सही होगा, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा जब बात कर रहा है आपसे तो उसको बिना टोके उस प्रकरण पर बात की जाए, लेकिन उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य कहना, गलत कहना, यहाँ गलत हो जाएगा और हमें यहाँ पर गलत ही चुनना है, इसलिए ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, एक शिक्षिका को
एक शिक्षिका 2 समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश में कठिनाई है। देखिए, एक शिक्षिका है जिसने जूस को समान मात्रा में भरा। यहाँ पर भी बराबर गिलासों में भर लिया। मान लीजिए दोनों गिलास बराबर थे और समान मात्रा में भर लिया। मान लीजिए 1-1 लीटर जूस इसमें भर लिया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, फिर बच्चों के ही सामने एक गिलास लंबा वाला ले लिया और एक गिलास चौड़ा ले लिया, ठीक है। अब बच्चों के सामने जूस को इन गिलासों में खाली कर दिया। तो ये जो चौड़ा वाला है ये कम भरा था, नीचे तक भरा था, लेकिन लंबा वाला ऊपर तक भर जाता है, क्योंकि जो लंबा है उसमें ज़्यादा ऊपर तक दिखाई देगा, जो चौड़ा है उसमें नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि वो नीचे से चौड़ा हुआ है। तो बच्चे कहते हैं कि जो गिलास लंबा है उसमें जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को किस तरीके की कठिनाई है? तो बच्चों को विकेंद्रीकरण की कठिनाई है, यानी कि शेप साइज में, शेप आकार, द्रव्यमान, इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। यानी कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 1 लीटर जूस था पहले से ही, वो किसी भी बर्तन में कर दिया जाए, बड़े या छोटे में रहेगा तो 1 लीटर ही, दिखने में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसकी मात्रा, क्वांटिटी उसमें समान है। विकेंद्रीकरण को समझने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप समथिंग 27 और 28 क्वेश्चन हो सकते थे आज की वीडियो में। ये थे 27 क्वेश्चन आप मान लें। तो आउट ऑफ 27 आपने कितने ठीक किए ये आप कमेंट करके बताएंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर होने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट ऐसे ही लाता रहेगा। कीप सपोर्टिंग। राधे राधे।